हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 1 के बारे में, जो कि 2017 और 2022 में आपको पूछा गया है। उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं और आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जो आपको 2017 में पूछा हुआ है वही सेम टू सेम सभी के सभी प्रश्न आपको पूछे हुए हैं 2022 के एग्जाम में। उसका ऑप्शन भी नहीं अलग किया गया है। इतना मतलब उसमें आलसी दिखाया गया है सेटर्स के द्वारा कि जो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन और उनका ऑप्शन भी आपको वही होने वाला है। और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, सिर्फ उसमें 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा अलग हैं तो उसी के बेस्ट पर, उससे अलग नहीं है। जो वह प्रश्न है वही प्रश्न है, लेकिन 7 प्रश्न ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा अलग है। उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे और जो भी प्रश्न आपको पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और इस भ्रम में आप नहीं रहिएगा कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए वो सेम टू सेम नहीं पूछेंगे, वो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए। यदि आपको इस साल के केवीएस पीआरटी के बारे में बात की जाए तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो इस शिफ्ट में पूछा गया, आसाम वाले शिफ्ट में भी वही प्रश्न पूछ दिया गया, अगले दिन भी वही प्रश्न पूछ दिया गया। आधे से अधिक दोनों आपको एक ही तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें नहीं रहिएगा, इस भ्रम में आप नहीं रहिएगा और आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब जब तक आपका यूपी टेट नहीं आया है तब तक आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए ताकि आप अभ्यास में बने रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, उन 7 प्रश्नों में ये भी एक प्रश्न है जो कि नहीं रिपीट हुआ है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा गया था। यहां पर किसी प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो कि 4 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आपको याद होना चाहिए कि किसी भी संख्या के, किसी भी जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या हो, वो संख्या क्या हो, सबसे छोटी होनी चाहिए। ये भी इसमें पूछ रहा है, बड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा है। यहां पर इसके बारे में बात करें, ये तो 3 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 33 क्या है, 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। इसके बारे में बात करें तो 4 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। 3 का विभाज्यता क्या कहता है, इसको भी जान लीजिए। जब संख्या के उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। 4 4 8, इनका अंकों का योग कीजिएगा, 8 आएगा। 8 क्या 3 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य। ये 4 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। यहां पर इसके बारे में बात करें तो ये देखिए, ये 4 से विभाज्य है और इनके अंकों का योग आप यदि करते हैं, अंकों का योग करते हैं तो क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, जो कि 3 से क्या होता है, कट जाता है। 12 3 से कटेगा, अर्थात ये संख्या क्या है जो कि 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। इस संख्या के बारे में बात करें तो ये क्या है, आपका 16 है, जो कि 3 से आपका नहीं कटने वाला है लेकिन 4 से आपका कट जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, तो ये संख्या भी आपको यहाँ पर 3 से नहीं कटने वाली है। तो यहाँ पर सभी की सभी संख्याएं क्या है, आपको इसमें से सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करें तो यही संख्या आपको प्राप्त हो रही है जो कि 3 से विभाजित हो रही है और 4 से विभाजित हो रही है। यहाँ पर इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है और ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी आपको 3 की विभाज्यता के बारे में बात करें तो संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 9 की विभाज्यता के बारे में बात करें तो संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्यता के बारे में बात करें तो अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्या कोई तकलीफ है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो ये प्रश्न आपको पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपका प्रश्न नहीं रिपीट हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो तो इस रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा, तो मान लीजिए कि इस रिक्त स्थान की जगह पर x है। तो आप जानते हैं कि 11 की विभाज्यता क्या कहती है, ये संख्या आपको 60, 4, x और 6 है। ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य। क्या है, 11 से ये विभाज्य। तो कोई संख्या 11 से विभाज्य कब होती है, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। यदि नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट याद रखिए। क्या याद रखना है आपको, यदि इनके अल्टरनेट डिजिट का योग करें, अल्टरनेट डिजिट का योग करें और पुनः अल्टरनेट डिजिट जो बचे हुए हैं उनका योग करके आपस में उनका अंतर कर दें, यदि वह संख्या 11 से विभाज्य है, यदि वह संख्या जो प्राप्त हो रही है 11 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इनका आप योग करें
करेंगे तो 6 4 10, 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर अब इनका अंतर 0 + x कीजिएगा, यहाँ 0 और प्लस x कीजिएगा तो आने वाला है क्या x, अर्थात इनका अंतर तो 16 - x। यदि यह 11 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ये 16 - x 11 से कब विभाज्य होगी, 11 से कब विभाज्य होगी, इसी के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू हो कि क्या हो, वो 11 से कट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि 11, यहाँ पर x के बारे में बात करें तो x क्या हो गया, यहाँ पे यदि x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 16 में से 5 चला जाएगा, बचे क्या 11, और 11 बटा के 11 क्या होने वाला है 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, 11 का विभाज्यता ये कहता है कि इसके अल्टरनेट डिजिट का योग और जो बाकी बचे हुए अल्टरनेट डिजिट का योग उनका अंतर आपस में कर दें। तो यहाँ पर अंतर किया गया है, इनका योग किया गया था x आया है, इनका योग किया गया था 16 हुआ है, इनका आपस में अंतर किया गया है, और अंतर यदि 11 से विभाज्य होते पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। क्या कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न आपको रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। तो ऑप्शन से ही आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में कौन सा है कि जिनके अंकों का गुणनफल क्या हो 6 प्राप्त हो रहा है। 1 और 6 का गुणनफल कीजिएगा 6 होगा, ये ऑप्शन इसका हो सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो सकता है। अब 2 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन में क्या होंगे, तो आगे प्रश्न को पढ़िए, सिर्फ प्रश्न को पढ़िए और आंसर आप बाई ऑप्शन ही निकाल सकते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या, ठीक है ना। यदि इस संख्या में 9 जोड़ते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है 25 हो जाती है, और कह रहा है कि प्राप्त संख्या के स्थान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या ये 61 होना चाहिए ना स्थान बदल करके, लेकिन ये 25 हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें यदि आप 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़िएगा क्या आएगा 32 आएगा, 23 क्या हो जा रहा है 32 हो जा रहा है, उसका स्थान बदल रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सेम आपको रिपीट हुआ है। यहां पर कह रहा है कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग बताइए कि क्या होगा। तो अंतः कोणों का योग यदि आप नहीं जानते हैं तो अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको अंतः कोणों का योग होता है, ये जो होता है ये अंतः कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है। एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है भुजाओं की संख्या, ये क्या है आपको भुजाएं हैं, अर्थात भुजाओं की संख्या है यहाँ पर एन। बस इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, वो आपको पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो सभी का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप रख सकते हैं पंचभुज है तो एन का वैल्यू आपका 5 होने वाला है, और -4 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 से क्या करा देना है गुना करा देना है, ये 10 हो जाएगा, 10 में से आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 छके 54, अर्थात क्या होने वाला है पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपको रिपीट किया हुआ है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको रिपीट किया हुआ है। यहाँ पर कहा है कि 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर आपको 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात आपको याद रखना है, एक बात आपको याद रखना है, कोटिपूरक और समपूरक, कोटिपूरक या समपूरक। तो आप पूरक को भी हम लोग कोटिपूरक भी कहते हैं, ठीक है ना, पूरक को हम लोग कोटिपूरक भी कहते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं रह जाइए कीजिएगा कि कोटिपूरक जो है और आपको पूरक यहाँ पर है, दोनों आपको अलग अलग है, ठीक है ना। कोटिपूरक और पूरक दोनों क्या होते हैं सेम पूरक होते हैं, और संपूरक आपका डिफरेंट होता है। जो संपूरक होता है ये आपका डिफरेंट होता है। जब कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, जब 180 डिग्री के बराबर हो तो संपूरक कहलाता है, और जब उनका योग कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है आपको पूरक या कोटिपूरक कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, अर्थात यदि कोण कोई x है, दूसरा कोण यदि y है, तो इनका अंतर आपसे कह रहा है कि 40 डिग्री हो रहा है। एक बात और भी जानते हैं, आपके पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, अर्थात उन्हीं 2 कोणों का योग क्या होने वाला है आपका 90 डिग्री होने वाला है। क्या कोई दिक्कत है, बस इसी को आपको सोल्व कर लेना है और आपको आसानी से पता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप योग कर लीजिए, योग कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर आपका हो गया 130। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या निकल करके आ गई 65 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपको क्या निकल करके आ गई 65 डिग्री, 2 से 130 कट जाएगा 65 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको एक कोण पता हो गया कि 65 डिग्री है, ये दूसरे के क्या है, ये दूसरों कोटिपूरक है। कोटिपूरक कहने का है कि पूरक कोण है, तो जब ये 65 डिग्री होगा, इनका योग 90 डिग्री होता है, तो दूसरा कोण क्या होने वाला है आपको, दूसरा कोण क्या होने वाला है
25 डिग्री। 25 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 25 और 65 ऑप्शन नंबर 3 में है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको रिपीटेड प्रश्न है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। कोटि पूरक कहिए या फिर पूरक कहिए, वो दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। संपूरक के बारे में बात करें तो दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर एक कोण आपको पता हो गया तो दूसरा कोण 90 में से घटा दीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी आपको प्रश्न पूछे हुए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी आपको रिपीटेड है, लेकिन जो पूछा हुआ है प्रश्न थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। कैसे पूछा हुआ था? पूछा हुआ था कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या है, इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। टोटल 25 आपको अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन उसमें आपसे पूछा हुआ था कि 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उसको आपको याद रखना है कि 1 से लेकर के 50 तक के बारे में यदि अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो ये आपको 15 की संख्या में होती हैं। और 50 से लेकर के 100 तक के बारे में बात करें कि 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इनकी संख्या आपको 10 होती है। और 1 से लेकर के यदि 100 तक के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 25 होती है। यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नहीं जानते हैं तो जानिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो दो लोगों से विभाज्य होती है। दो लोगों अर्थात दो संख्याओं से। कौन कौन? या तो एक से, नहीं तो खुद से। या तो एक से, नहीं तो खुद से। वही संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना, प्राइम नंबर आपको कहते हैं। तो वो संख्या क्या होती है? पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी 3, उसी के बाद उस तरह से 5, 7। ठीक है ना, ये संख्याएं क्या होती हैं? या तो 1 से कटेंगी, नहीं तो अपने आप से कटेंगी। या तो 1 से कटेंगी, नहीं तो अपने आप से कटेंगी। उसी तरह से 11, 13। ठीक है ना, ये सभी की सभी संख्या क्या है? आपको अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 प्राप्त होने वाली हैं और 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 प्राप्त होने वाली है। और 50 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी प्राप्त होने वाली है? आपको 10 प्राप्त होने वाली है। और यही आपको प्रश्न पूछा हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको 2 हो जाएगा। अब आपको सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो भी आपका 2 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यहीं पर आपसे पूछता तो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 3 होने वाला है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं और नंबर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। पहला नंबर का वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। और नहीं तो केवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले नंबर का वीडियो आप देख सकते हैं। वहां पर आपको हर तरह के नंबर्स के बारे में आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और आपको कैसे याद रखना है सब कुछ आपको वहां पर पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि उस वीडियो को भी आप देख लेंगे यदि नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ये वाला प्रश्न पूछा गया, कुछ अलग तरह का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपको पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, इसके बारे में बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम जो होता है ना प्रेक्षण का, जब सबसे बड़ी संख्या होती है, जो भी आपको माध्य माध्यिका बहुलक में जो भी आपको प्रेक्षण दिए होते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को यदि हम लोग घटाते हैं ना तो वो आपका प्राप्त होता है परिसर। और यहाँ पर यही के बारे में बात कर रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर, जो भी प्रेक्षण दिया होता है उनमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को आपको घटाया जाता है तो वो आपको क्या प्राप्त होने वाला है? परिसर प्राप्त होता है। यहाँ पर इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या कोई तकलीफ है? माध्य होता है, संख्याओं का योग होता है और उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। माध्यक होता है, जो सबसे बीच में आता है वो माध्यक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, ये आपका नया प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। किसी आयत चित्र में आपको माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में बात कर रहा है, आपको आयत चित्र में आयत की ऊंचाई को दर्शाती है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 सही इसका आंसर है। उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपको रिपीटेड प्रश्न नहीं है, ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पूछा गया। ठीक है ना, किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए। ठीक है ना, किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए इसके बारे में, अर्थात शिक्षक क्या किसी विद्यार्थी में आंके उसको आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एक गणितीय संप्रेषण आंकना चाहिए। ठीक है ना, या फिर बिना समझे रटने की क्षमता देखनी चाहिए कि है कि नहीं बच्चे में, या फिर शिक्षक को सुनने की क्षमता है कि नहीं उस बच्चे में, या फिर अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की
प्रवृत्ति हो उस बच्चे में, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से क्या आंकना चाहिए। तो जो भी टीचर है उसको आंकना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। क्यों आंकना चाहिए? क्योंकि ये अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछ रहा है बच्चा, क्यों नहीं पूछ रहा है, उसको ये पैदा कीजिए कि वो क्यों नहीं पूछ रहा है, और उसके सारे कन्फ्यूजन को दूर कीजिए और वो प्रश्न पूछे, उसकी जिज्ञासा पैदा हो, जानने की इच्छा पैदा हो। ठीक है ना। तो आपको किसी भी शिक्षक को आपको अवधारणाएं न समझ रहा है कोई विद्यार्थी, तो उसकी जो आपको पूछने की प्रवृत्ति है उसको आपको विकसित करना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आपको इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ये अब जो आपको प्रश्न आने वाले हैं सभी के सभी आपको रिपीटेड आने वाले हैं। जो आपको 2017 में पूछा गया है वही आपको सेम टू सेम, इसका ऑप्शन भी वही है जो कि आपको 2017 में और 2022 में सेम टू सेम आपको प्रश्न है, वही आप करने वाले हैं। तो इन सभी आप प्रश्नों का यदि आप देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप वीडियो 1, 2 और 3 आप देख लीजिए और सभी के सभी प्रश्न आप देख लेंगे जो भी आपको नहीं हुए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जो कि दोनों में पूछे गए हैं और सेम टू सेम हूबहू, उसमें कोई भी डिजिट भी आपको परिवर्तन नहीं है और जहां तक कि ऑप्शन भी आपको नहीं बदला गया है। जैसे ये आपका प्रश्न है, इसमें a + b + c में c का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। इसका सोल्यूशन, सभी प्रश्नों का सोल्यूशन किया गया है और वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से इसके बारे में बात किए तो ये भी आपको उसे मिल जाएगा, ये भी आपको रिपीटेड है। ठीक है ना। ये भी आपका रिपीटेड है प्रश्न। इसके बारे में बात करें तो ये भी आपको रिपीटेड इसका प्रश्न है। ठीक है ना। यहाँ पर इसके माध्य के बारे में पूछ रहा है, इसमें से क्या आपको प्रवृत्ति पर, इसका मापक में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, कौन सा संभव नहीं है। ठीक है ना। ये सभी के सभी प्रश्न आपको रिपीटेड हैं, सभी के सभी प्रश्न आपको रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं, जो 2017 में और 2022 में सेम। इसका ऑप्शन भी वही है जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है ना। यहाँ पर बात करें तो ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, इसे भी आप जाकर के वहाँ से देख लेंगे और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। इसका महत्तम समापवर्तक का भी आपको प्रश्न पूछा गया है, इसके वर्गमूल के बारे में प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पाई के बारे में बात कर रहा है कि पाई क्या है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है। आगे और भी देखिए, 99 से विभाज्य है तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ये सभी के सभी प्रश्न वहाँ पर किए गए हैं और उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर 3 वीडियो हैं, तीनों को देख लीजिएगा, सभी के सभी कन्फ्यूजन आपके खत्म हो जाने वाले हैं। ठीक है। देखिए ये सभी के सभी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ये सभी के सभी प्रश्न आपको दोनों में पूछे हुए हैं और इन सभी प्रश्नों को आप देख करके अपना जो भी है क्लियर कर सकते हैं कन्फ्यूजन। यहाँ पर देखिए 50 से छोटे, यहाँ पर ये भी आपको पूछा हुआ है। ये सभी के सभी आपको कौन सी संख्या है यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि प्राइम नंबर कौन सी है बिटवीन 1 to 100। ठीक है ना। तो आपको टोटल 25 होने वाली हैं और ये संख्याएं यही हैं। यदि 50 से 100 के बारे में बात करें तो 10 संख्या है और ये आपकी ये वाली संख्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये सभी के सभी प्रश्न आपको पूछे हुए हैं, 17 में पूछे हुए हैं और आपके 22 में पूछे हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।